फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं जून 2020 का एग्ज़ाम पेपर जो कि सितंबर में लिया गया था। और आज की ये वीडियो हमारी पेपर एनालिसिस विथ आंसर्स पार्ट 2 की वीडियो है। पार्ट 1 की वीडियो आपको आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर साइकोलॉजी यूनिट 1 और यूनिट 2 की ऑल वीडियोस आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। प्रीवियस वीडियो में आपको 1 to 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आज की इस वीडियो में हम 51 to 100 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे 51th क्वेश्चन है, वैभव शिखा एंड स्वतंत्रिका आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये यूनिट 1 का क्वेश्चन लग रहा है, फर्स्ट यूनिट का ये क्वेश्चन है। और जो लोग अभी न्यूली तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं एनटीए नेट के लिए, जिन्होंने अभी रिसेंटली मेरे चैनल को ज्वाइन किया है या फिर जिन्होंने जो अभी सोच रहे हैं, जो नए बच्चे हैं, यहाँ पे मैं उनको बता दूं कि आप अपना हौसला बुलंद रखें। क्वेश्चंस को देखकर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल कितना हाई होने वाला है आपके लिए। आप अपना हौसला बुलंद रखें, वीडियोस को देखें, सिलेबस की एक एक टॉपिक को आप कवर करें और अपनी पढ़ाई को 2021 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज से ही अपनी पढ़ाई को आप स्टार्ट कर दें। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये किसके साथ एसोसिएटेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 52। ये है, अ टीचर इंगेज स्टूडेंट्स इन हैंड्स ऑन इंक्वायरी बेस्ड एंड रिलेवेंट लर्निंग एक्टिविटीज इन हिज क्लास, व्हाट डज दिस इल्यूस्ट्रेट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये कोडिंग वाले क्वेश्चन है। आपको इसमें से चूज करना है कि इसमें से कौन कौन सा राइट है, कौन कौन सा रॉन्ग है, कौन कौन सा राइट है, सिर्फ यही आपको चूज करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ एक्सरसाइज, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ इफेक्ट, क्रिएटिंग इंस्ट्रिंसिक मोटिवेशन, क्रिएटिंग इंस्ट्रक्शन मोटिवेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो लर्निंग चैप्टर का क्वेश्चन हमें दिख रहा है। लर्निंग और मोटिवेशन को यहाँ पे मैच करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी ओनली। मीन्स ये वाला जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट एंड क्रिएटिंग मोटिवेशन, ये वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन परासंज्ञान के अव्यय हैं। पैराकॉग्निशन, ये आप आगे पढ़ेंगे, आगे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इसको बताया गया है पैराकॉग्निशन के बारे में। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं और ये भी कोडिंग वाले क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो विकल्प हैं वो यहाँ पे राइट हैं। तो यहाँ हम पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो परासंज्ञान ज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी परासंज्ञान अनुभव, ऑप्शन नंबर सी परासंज्ञान नियंत्रण एंड ऑप्शन नंबर डी परासंज्ञान विनिमय। इसमें से हमें बताना है कौन कौन से आंसर राइट आंसर है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परासंज्ञान ज्ञान एंड परासंज्ञान विनियमन, ये जो होगा ये राइट आंसर होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 2, ए एंड डी इज द राइट आंसर। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 54th क्वेश्चन है, पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन आपका सोशल साइकोलॉजी से भी हम कह सकते हैं या रिलेटेड इश्यूज से भी हम कह सकते हैं। जो 10th यूनिट है आपका, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूर्ण गरीबी का क्या अभिप्राय है, गरीबी को किस रूप में जाना जाता है। तो आपका ये यूनिट 10th का ही क्वेश्चन है। यहाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये इजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोडिंग नहीं करी गई है। आपको सिर्फ 4 ऑप्शन पढ़ना है, उसमें से एक आंसर को आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है, पूर्णतया गरीब लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान मूल्य स्तर के रूप में गरीबी। ऑप्शन नंबर सी, बेरोजगारी के पूर्ण स्तर के रूप में गरीबी। एंड ऑप्शन नंबर डी, बुनियादी न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता।
सो आई डोंट थिंक कि आपको ये आंसर मुझे बताने की आवश्यकता है, आप इसको पढ़कर खुद ही समझ गए होंगे। बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर होगा आप सबको पता होगा कि ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टेस्टिंग द साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज इम्पॉसिबल ड्यू टू द नीड ऑफ अलग्जरी एज्यूम्शंस, व्हाट इज दिस एसोसिएटेड विथ। यहाँ पे ये थ्योरी दे रखी हुई है और ये हमें बताना है कि किनके द्वारा इसको क्या, ये टर्म जो है इसको हम क्या कहेंगे, किसके साथ ये एसोसिएट करता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो ड्यूहेम क्वाइंथेसिस, ये इस पे बेस्ड होगा। सो अब यहाँ पे आपका क्या काम हो जाता है कि आप ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन को आप गूगल पे सर्च करें और उसको आप अलग से अपनी कॉपी में, नोटबुक में, अपनी डायरी में आप उसको नोट करें। यही जो शॉर्ट नोट्स होंगे वो आपके आगे के लिए, नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करेंगे। सिर्फ बुक को पूरा पढ़ने से आप नेट का एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होगी। सो ये चारों ऑप्शन को आप नोट करें और उसको गूगल सर्च करके आप डील करें। मैं ट्राई करूंगी कि मैं अपनी वीडियोस में भी, जब ये 10th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं इस तरह के भी टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी ऑलरेडी आई एम वेरी बिजी विथ माय टॉपिक्स। सो आप अपने साइड से भी आप पूरा एफर्ट लगाएं और इसको आप समझें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार वाक और भाषा का सही क्रम क्या है। वाक मीन्स बोलना, इसका जो सही क्रम होगा वो क्या होगा। सहज है, आदिम है, अहम केंद्रित है, अंतर्वृद्धि है। मीन्स इनकी थ्योरी के बारे में पूछा गया है। आई होप आपने वाइगोत्स्की की थ्योरी मेरी वीडियो में आपने देखी होगी, आपने अलग से भी बुक में पढ़ी होगी। यहाँ पर हमें इसको अरेंज करना है कि किस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप हमें इसको सेट करना है। तो इसका जो राइट होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले ये आदिम बताया गया है। वाइगोत्स्की ने सबसे पहले ये बतलाया हुआ है, इसके बाद सहज को बतलाया हुआ है, इसके बाद इन्होंने अहम केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड को बतलाया हुआ है, इसके बाद अंतर्वृद्धि को बतलाया हुआ है। मीन्स भाषा और वाक जो है, भाषा जो है वो किस तरह से डेवलप करती है। सबसे पहले बच्चा सुनता है, सीखता है, अपने आप में बोलने की कोशिश करता है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसके बाद में धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होता है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नंबर 2 ये जो है यहाँ पर इसमें ये राइट सीक्वेंस दिया हुआ है, इसलिए ये दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नांकित में से पुराना प्रजातिवाद का कौन सा सही वर्णन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पुराना प्रजातिवाद, ये यहाँ पर ऑप्शन है किसी प्रजाति समूह के प्रति अपने हित के बजाय पूर्वाग्रह और मूल्यों पर आधारित प्रतिद्वंदिता का समकालीन रूप। नेक्स्ट ऑप्शन है विश्वास, जिसमें प्रजातिगत श्रेष्ठता, अलगाव और रूपात्मक भेदभाव होते हैं। नेक्स्ट है प्रजाति समूह के प्रति अभिवृत्ति, जिसमें समता मूलक मूल्य और नकारात्मक भावना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस समूह का परिहार किया जाता है। और नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन है साश्चर्य के अच्छी तरह ज्ञात समुच्चय, जिसे स्वाभाविक रूप से अनियंत्रित और उद्देश्य रहित रूप से क्रियाशील किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन आपका सोशल साइकोलॉजी यूनिट 8 का क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर होता है पुराना प्रजातिवाद। ये पुराना प्रजातिवाद, इसका वर्णन कौन करता है, तो हम देखते हैं कि इसमें पूर्वाग्रह की बात नहीं आती है। इसमें हम देखते हैं कि प्रजाति, जिसमें प्रजातिगत श्रेष्ठता, अलगाव और रूपात्मक भेदभाव होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हमें राइट लग रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 लग नहीं रहा है। एनटीए के द्वारा भी ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पे राइट माना गया है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which technique of studying the brain involves injecting the patient with radioactive glucose?
इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? EEG, MRI, PET, CT। आई होप आपको इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी। जब हम टॉपिक पर आएंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स अपने आप में काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक हैं और अगर अभी मैं डिस्कस करूँगी तो क्वेश्चंस हमारे पीछे रह जाएंगे। सो आप अपने एंड से भी इसको सर्च करें, आप इसको गूगल करें, बुक में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। मेरी वीडियोस में भी, आगे की वीडियोस में आपको ये टॉपिक सारे आपको मिलेंगे। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PET को प्रोजेस्टेरॉन इमिशन टेक्निक। इसको जो है ये जो है इस टेक्निक को PET कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ हम देखते हैं कि ये दो लिस्ट दिए हुए हैं और इसको हमें आपस में मैच कराना है। सो यहाँ पे कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। इस एग्ज़ाम में एक और नई चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि पहले प्रीवियस एग्ज़ाम को अगर आप देखेंगे, सिलेबस जो कि 2019 स्टार्टिंग में ही चेंज हो गया था, उसके बाद जून का एग्ज़ाम आया, जून 2019 का एग्ज़ाम आया, फिर दिसंबर 2019 का एग्ज़ाम आया। उसमें हमने देखा था कि लास्ट यूनिट से, यूनिट 10 से बहुत ही कम क्वेश्चन थे या ना के बराबर क्वेश्चंस थे, होंगे भी तो सिर्फ एक आध क्वेश्चन होंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम में हम देख रहे हैं कि यूनिट 10 को भी कवर किया गया है, इसको भी टच किया गया है और यूनिट 10 से भी हमें काफ़ी क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ये जो लिस्ट है ये कैंसर से रिलेटेड है और ये जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में प्रॉपर दिया हुआ है। यूनिट 10 में आपको कैंसर के बारे में प्रॉपर आपको पढ़ना है। सो ये यूनिट 10 का क्वेश्चन है। इससे ये पता चलता है कि आपको किसी भी यूनिट को स्किप नहीं करना है, आपको हर यूनिट पर प्रॉपर फोकस आपको करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 में दो लिस्ट को मैच कराना है। सो यहाँ हम देख लेते हैं, कैंसर द ऑर्गेनेट्स इन द ब्लड फॉर्मिंग सेल्स सच एज स्टेम सेल्स। ये किससे मैच करेगा? यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैरिनोमा, सैरकोमा, ल्यूकेमिया एंड लैम्फोमा। सो यहाँ पे एनटीए के द्वारा इस क्वेश्चन को रॉन्ग बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके यहाँ से मैच नहीं करते हैं। ये यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे राइट मैच नहीं करता है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रॉन्ग बताया गया है एनटीए के द्वारा। और अगर आप सबने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको इसके मार्क्स आपको मिल गए होंगे। सो इसको हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस किस को वैज्ञानिक यथार्थवाद के पक्ष में समझा जाता है? संपुष्टि, आनुभाविक, चमत्कार तर्क एंड चयनात्मक आशावाद। आई होप ये क्वेश्चन पढ़कर आपको इसका आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। सो यहाँ पे वैज्ञानिक यथार्थवाद की चर्चा की गई है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल A, C एंड D। संपुष्टि, चमत्कार तर्क, लॉजिक एंड चयनात्मक आशावाद, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू पियाजे द फॉलोइंग कॉग्निटिव माइलस्टोन्स आर अचीव्ड। यहाँ पे इसको एक अरेंज करना है एक सीक्वेंस में, ऑब्जेक्ट परमानेंस, रिजर्वेबिलिटी, एब्स्ट्रैक्शन एंड सेंट्रेशन। इसको हमें प्रॉपर अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये पियाजे की थ्योरी मैंने कराई हुई है, मेरी वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, खुद से भी आप स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ये भी चीज़ आपने नोट किया होगा कि यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते। मीन्स अगर आप किसी भी थ्योरी को बुक में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेट का जो एग्ज़ाम होता है पहले तो ये IS लेवल का होता है और मास्टर्स लेवल से के ऊपर के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए किसी भी थ्योरी को आप पढ़ें, वीडियोस भी देखें, बुक से भी पढ़ें, फिर भी आप उसको एक बार विकिपीडिया पे ज़रूर सर्च करें और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को आप लें। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बताना है, कौन सा सीक्वेंस यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ADBC ये जो सीक्वेंस है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसके बाद में सेंट्रेशन, उसके बाद में रिजर्वेबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन, ये इसका राइट सीक्वेंस होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आ गया आपके सामने। सो यहाँ हम देखते हैं कि स्टेटमेंट दिया गया है कि आजकल कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को मुनाफे में हिस्सा प्रदान करने अथवा कंपनी के स्वामित्व में भागीदार बनाने का प्रावधान किया गया है। और इसके लिए लॉजिक दिया गया है कि कर्मचारियों की उत्पादकता उनके नियोक्ताओं से पारितोष दिलवाती है। सो आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन मुझे बताने की ज़रूरत है। इसका राइट आंसर आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन पढ़ के क्लियर हो गया होगा। मैं इसको एक बार डिफाइन कर देती हूँ कि आजकल जो इंसेंटिव दिया जाता है या फिर जो भी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जितना अच्छा काम करते हैं उतना उनको इंसेंटिव दिया जाता है, और साथ ही साथ में कई बार कई सारी कंपनीज़ में शेयर भी दिए जाते हैं। तो ये इसके लिए लॉजिक दिया गया है कि कर्मचारियों की उत्पादकता उनके नियोक्ताओं से पारितोष दिलवाती है। मीन्स जिस तरह से कर्मचारी काम करते हैं, अगर अच्छा उनका परफॉर्मेंस होता है तो उनके जो ओनर हैं वो उनको अच्छा से अच्छा उनको इंसेंटिव भी देते हैं। तो ये बिल्कुल लॉजिक सही है, लॉजिक भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए एंड आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आई होप आप सबने इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल राइट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। संज्ञानवादी सिद्धांत के अनुसार पराश्रिता व्यवहार संज्ञानात्मक अभिविन्यास तथा दूरानुकूलक विचार प्रक्रिया में उत्पन्न और अनुरक्षित होता है। ये कॉग्निटिव थ्योरी से ये क्वेश्चन लिया गया है। कॉग्निटिव थ्योरी भी आई थिंक मैंने फर्स्ट यूनिट में कवर किया हुआ है। और निम्नांकित में से कौन संज्ञानात्मक अभिविन्यास से संबंधित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसको भी कोडिंग करना है। उपलब्धता, पश्च दृष्टि अभिनीत, लचक गुणारोपण एंड नियंत्रण का भ्रम। इसमें से कौन कौन सा राइट होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है वो पराश्रिता व्यवहार मीन्स दूसरे पे डिपेंड रहने का जो व्यवहार होता है, और दूरानुकूलक विचार प्रक्रिया आगे के बारे में सोचने की जो प्रक्रिया होती है, जो थिंकिंग प्रोसेस होता है, किस तरह से वो इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उपलब्धता, पश्च दृष्टि अभिनीत एंड नियंत्रण का भ्रम, ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए कि ए, बी, सी और डी लचक गुणारोपण, ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी टेस्ट और एम्प्लॉयज लाई स्केल? लाई स्केल के बारे में कौन सा यहाँ पे कौन सा स्केल बतलाता है, लाई स्केल को मेजर करता है? रोटर्स लोकस ऑफ कंट्रोल स्केल, आइजेंक पर्सनालिटी प्रोफाइलियर, माइनोसिटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री 2 एंड एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपने स्केलिंग पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर बहुत ही ईजिली दे सकते हैं, बी एंड सी। आइजेंक पर्सनालिटी प्रोफाइलियर भी लाई स्केल को डिटेक्ट करता है, मेज़र करता है, और साथ ही साथ में माइनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री 2 जो है ये भी जो है वो लाई स्केल के बारे में, लाई स्केल को भी ये मेज़र करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। सो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सोशल साइकोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, और यहाँ पे भी लिस्ट ए को लिस्ट बी से यहाँ पे मैच कराना है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये सोशल साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। आक्रामकता, समाज विरोधी आक्रामकता, समाज समर्थक आक्रामकता, अनुमति प्राप्त आक्रामकता, चारों में से कौन कौन सा राइट है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आक्रामकता, वह आक्रामकता जिसकी व्यक्ति के सामाजिक समूह के मानकों के अनुसार अनुमति है, रॉन्ग होगा।
वे आक्रामक कृत्य जो आमतौर पर स्वीकार्य सामाजिक मानकों का समर्थन करते हैं, ये भी नहीं होगा। ऐसा कोई भी काम जो दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है वे आक्रामक कृत्य जो आमतौर पर स्वीकार्य सामाजिक कृत्यों का उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ पे आक्रामकता का जो राइट मैच होगा वो हो जाएगा लिस्ट का जो थर्ड ऑप्शन है वो हो जाएगा समाज विरोधी आक्रामकता। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 वे आक्रामक कृत्य जो आमतौर पर स्वीकार्य सामाजिक कृत्यों का उल्लंघन करते हैं। ये बिल्कुल पढ़ने से भी, आपको स्टडी करने से बिल्कुल साफ साफ आपको क्लियर हो जाता है। आप ध्यान से क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको ये बिल्कुल आंसर आपके सामने ही होता है। मैच कराने वाले क्वेश्चंस ये बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके सामने होता है, आंसर भी आपके सामने ही होता है। इसी तरह से ऑप्शन नंबर सी का जो राइट आंसर होगा समाज समर्थक आक्रामकता, वो ए हो जाएगा। वह आक्रामकता जिसकी व्यक्ति के सामाजिक समूह के मानकों के अनुसार अनुमति है। एंड अनुमति प्राप्त आक्रामकता, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वे आक्रामक कृत्य जो आमतौर पर स्वीकार्य सामाजिक मानकों का समर्थन करते हैं। यहाँ हमें साफ बिल्कुल दिख रहा है कि ये बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। ये भी आपका फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट यूनिट से बहुत कम क्वेश्चंस आते थे, फर्स्ट एंड लास्ट यूनिट से, लेकिन इस एग्जाम में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं और लास्ट यूनिट से भी क्वेश्चंस को लिया गया है। तो यहाँ पे प्रतिभा, प्रज्ञा, वॉक एंड भाव, इसको यहाँ पे लिस्ट ए को लिस्ट बी से हमें मैच कराना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल लिखते चले जाइए। ऑप्शंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको गूगल पे भी कई बार अवेलेबल नहीं होते हैं, बुक में भी आपको कई बार नहीं मिलते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शन के साथ मैच करके आप बिल्कुल लिखते जाएं, आपके नेट की तैयारी बिल्कुल होती चली जाएगी। तो यहाँ पे इसका जो राइट मैच होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए का हो जाएगा सेकंड मीन्स प्रतिभा जो है वो हो जाएगा न्याय वैशेषिक। उसके बाद में प्रज्ञा जो है वो हो जाएगा पतंजलि योग प्रणाली। वाक का हो जाएगा तांत्रिक परंपरा एंड भाव का हो जाएगा सांख्य दर्शन। इसको आप मैच करा के अपने नोटबुक में आप लिखते चले जाएं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। एकीकरण योग में रूपांतरण का निम्न में से सही क्रम क्या है। ये भी यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है और ये मैंने आपको कराया हुआ है, इंटीग्रल योगा मैंने आपको कराया हुआ है। और यहाँ पे इसका एक राइट सीक्वेंस देना है, इसको एक स्टेप में अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं शारीरिक रूपांतरण, उप अंतःकरण का रूपांतरण, मन का रूपांतरण, जीवंत रूपांतरण एंड अकर्तव्य निष्ठा, इनकासेंट का रूपांतरण। तो ये भी इंटीग्रल योगा मैंने आपको कराया हुआ है, मेरी यूनिट 1 की वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं और इन चीज़ों के बारे में भी मैंने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे इसका जो राइट सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले होगा मन का रूपांतरण। सबसे पहले हम अपने मन को डाइवर्ट करते हैं, अपने मन को हम चेंज करते हैं, मीन्स हम अपने मन में कोई भी हम डिसीजन लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा जीवंत रूपांतरण, उसके बाद उसको करने के लिए आगे हम स्टेप लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा शारीरिक रूपांतरण, जब हम स्टेप लेते हैं तो फिजिकली हम उसके लिए काम करते हैं। उसके बाद हो जाएगा उप अंतःकरण का रूपांतरण, उसके बाद धीरे धीरे हम अपने अंतःकरण को भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसको हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और उसके बाद में हो जाएगा अकर्तव्य निष्ठा का रूपांतरण। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये इसका राइट सीक्वेंस होगा। ये क्वेश्चन भी पढ़ने से आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है। अगर आपने मेरी इंटीग्रल योगा की वीडियो आपने देखी होगी तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ही राइट करके आए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से किसने आज्ञाकारिता के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध और विवादास्पद प्रयोगों में से एक प्रयोग को किया। सो यहाँ पे ये जो राइट शेरिफ, एश, मिलग्राम एंड सियाल्डिन। तो यहाँ पे ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलग्राम। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, शेरिफ की थ्योरी आपने पढ़ी होगी, ऐश की थ्योरी भी आई थिंक आपने पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो गूगल से सर्च करके आपको ऐश के बारे में लिखना है।
मिलग्राम की थ्योरी को भी आपको गूगल करना है, उसको प्रॉपर इसके जो पॉइंट्स होंगे उसको आप नोट करें, और साथ ही साथ में सियालडीन के बारे में भी आपको पढ़ना है, गूगल सर्च करना है, और उसको आपको प्रॉपर अपनी एक नोटबुक को मेंटेन करना है। तो इस तरह से मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में आपको सियालडीन या मिलग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपको प्रॉपर इसको गूगल सर्च करके आपको इस पर काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके, इसका राइट आंसर होगा मिलग्राम। मिलग्राम जो एक की गई थी, एक रिसर्च किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो कि काफ़ी विवादास्पद रही थी, काफ़ी ये कंट्रोवर्सी इसमें रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ये क्रिएटिविटी का क्वेश्चन है। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी हर बार ही क्वेश्चंस आते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्रिएटेड विथ प्रपोजिंग द इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी किसके द्वारा दी गई थी? गेटजल्स एंड जैक्सन, कॉफमैन, वॉलच एंड कॉगन एंड स्टर्नबर्ग। तो ये अगर आपने पढ़ा होगा क्रिएटिविटी का तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप दे सकते हैं। स्टर्नबर्ग ने ये थ्योरी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ये एक सिचुएशन दिया हुआ है, यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर को करना है। रोजर्स की थ्योरी है, ये पर्सनालिटी से रिलेटेड है। पर्सनालिटी हम कह सकते हैं या फिर हम थेरेपी से रिलेटेड कह सकते हैं। थेरेपी से रिलेटेड ये थ्योरी है कार्ल रोजर्स की। और यहाँ पे है कि ए जो है, ए एक व्यक्ति है, प्रगामी और प्रतिगामी व्यवहार में भेद करने में कुशल है। ओके, उसकी पसंद उसे स्पष्ट रूप से पता है और सम्यक रूप से संकेतिक भी है। मीन्स जो व्यक्ति है, जो एक पर्सन है, वो जो एक है, वो जो ए जो पर्सन है, वो अपने चीज़ों के बारे में बिल्कुल क्लियर है। जैसे उसे आगे क्या करना है, उसको उसकी कैपेसिटी क्या है, वो क्या कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है, उसको क्या किस चीज़ की तरफ जाना चाहिए, ये बिल्कुल वो मतलब अपने आप को लेकर बिल्कुल ही क्लियर है। तो रोजर्स के अनुसार ये किस विशेषता का उल्लेख ये करता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समृद्धि की व्यक्तिगत प्रवृत्ति, अपने क्षमताओं का इष्टतम उपयोग की प्रवृत्ति, उसकी संरचनात्मक सृजनात्मकता एंड उसका आत्मकथन। इसमें से कौन कौन से ऑप्शन राइट होंगे? तो यहाँ हम देखते हैं, समृद्धि की व्यक्तिगत प्रवृत्ति मीन्स अपने आप को बिल्कुल डेवलप करने के लिए आगे बढ़ते रहना। अपने आप में हम क्या सुधार कर सकते हैं, कुछ नया सीखने के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार रखना, ये चीज़ हो जाएगी। मीन्स अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस करना। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि अपनी क्षमताओं का इष्टतम उपयोग की प्रवृत्ति। मीन्स मुझे पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, और उसको अपने गोल को पाने के लिए अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना और अपने गोल के लिए फोकस करना। तो ए एंड बी इज़ द राइट ऑप्शन। और यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर जो सी है, केवल ए एंड बी, यहाँ पे ये राइट आंसर इसका होगा। ये क्वेश्चन भी पढ़ के आपको क्लियरली ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रोनफेनब्रेगर के मॉडल में निम्नांकित में से कौन सी प्रणाली सांस्कृतिक अभिनीत से स्वतंत्र है? ये इनकी थ्योरी दी गई है, इनकी मॉडल के बारे में बताया गया है। व्यष्टि प्रणाली, मध्य प्रणाली, बाह्य प्रणाली एंड समष्टि प्रणाली। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो समष्टि प्रणाली। इन्होंने पूरी समष्टि के बारे में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ये भी रिसर्च, क्रॉस कल्चरल रिसर्च से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो जाएगा। हम कह सकते हैं ये सोशल साइकोलॉजी का क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिनोट्स दैट देयर आर क्वालिटीज ऑफ एक्सपीरियंसेस that cannot be explained in terms of combinations of traditional kinds of sensations। यहाँ पर इसके बारे में बताया गया और पूछा गया कि इसमें से कौन सी जो थ्योरी है वो कौन इसको प्रॉपर ये चीज़ें किनके द्वारा कही गई हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म ने इन चीज़ों के बारे में बतलाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन डिक्रीज्ड फूड इनटेक एंड वेट लॉस। ये आपका DSM 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है। DSM 5 की PDF मैं जल्दी ही अवेलेबल करवाऊंगी। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9935606389 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा होगा। और PDF जो है वो पेड है, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो ये DSM 5 का क्वेश्चन है। ये एक डिजीज़ हम कह सकते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वॉल्व इन डिक्रीज्ड फूड इनटेक एंड वेट लॉस। वेट लॉस के लिए इनमें से कौन सा जो है वो वुमेन्स इसके लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। इंसुलिन, लैप्टिन। सो यहाँ पर इसका हम जो राइट आंसर है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है A, B एंड C। A, B एंड C जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फूड इनटेक एंड वेट लॉस के लिए इंसुलिन, लैप्टिन एंड कोलेस्ट्रोकेनिन, ये जो है ये तीनों ऑप्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। दृढ़ व्यक्ति में निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं। उसमें प्रतिबद्धता का भाव रहता है, वह कार्य को पूरा करने के लिए तत्पर रहता है, वह समस्याओं से भागता नहीं है फिर भी अक्सर गुस्सा हो जाता है, और वह अपने जीवन और घटनाओं पर नियंत्रण रखता है। आई डोंट थिंक कि आपको मुझे ये क्वेश्चन बताने की ज़रूरत है। ये आपको पढ़ के क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले तो उसमें प्रतिबद्धता का भाव होगा ही होगा, और साथ ही साथ में जो वो व्यक्ति होगा वो हमेशा अपने जीवन और घटनाओं पर कंट्रोल रखता है। मीन्स उसे पता है उसे आगे क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना अगला एक्शन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने इसे इस विधि से पहले कभी नहीं किया है। इस कथन से प्रभावशाली स्तवन में निम्नांकित में से कौन से आंतरिक बाधा के उदाहरण है। यहाँ पे इंटरफेरेंस थ्योरी दी गई है। हमने इसे इस विधि से पहले कभी नहीं किया। ये क्या कौन सी बाधा को, कौन से इंटरफेरेंस को दर्शाता है। तो यहाँ पे पढ़ने के साथ ही हमें क्लियर हो रहा है कि परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध। कई लोग जो चीज़ें चली आ रही हैं सिर्फ उसी चीज़ पर बिल्कुल फोकस्ड होते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध मीन्स चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। बहुलित उपागम परिहार द्वंद्व। ये मिलर एंड डोलार्ड की थ्योरी है। ये सोशल साइकोलॉजी का क्वेश्चन हो जाएगा। द्वंद्व में कोई व्यक्ति निम्नांकित में से किसके बीच चुनना होता है। मीन्स यहाँ पर अलग अलग ये संघर्ष के बारे में, अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बतलाया गया है। आगे सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत हम मिलर एंड डोलार्ड की थ्योरी में इसको हम पढ़ेंगे। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं से युक्त दो लक्ष्य, दो से अधिक लक्ष्य जिनमें से प्रत्येक में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। दो लक्ष्यों से अधिक, इनमें से एक के नकारात्मक पहलू है तथा दूसरे के सकारात्मक संयोजन है। दो लक्ष्यों से अधिक, कम से कम एक लक्ष्य के सकारात्मक पहलू जबकि अन्य लक्ष्य के नकारात्मक पहलू। अगर आपने स्टार्टिंग से साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि इंटरमीडिएट लेवल से ही हमें ये चीज़ हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मिलर एंड डोलार्ड की थ्योरी हमने 12th क्लास में भी पढ़ी हुई थी, वहाँ भी इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। और अगर आपको याद होगा तो इसका आंसर आप बहुत ही ईजिली आप बता सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो यहाँ पे राइट होगा। बहुलित उपागम परिहार द्वंद्व या संघर्ष। दो से अधिक लक्ष्य, क्योंकि बहुलित हो गया मीन्स ज़्यादा हो गया, दो से ज़्यादा हो गया, दो या दो से अधिक हो गया, दो से अधिक लक्ष्य जिनमें प्रत्येक में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं, वो इसको प्रॉपर डिफाइन करता है। सो राइट ऑप्शन इज द सेकेंड ऑप्शन। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग वर considered टू बी appropriate for psychological study by वुंट। यहाँ पे वुंट की थ्योरी से यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है और वुंट की थ्योरी मैंने कराई हुई है।
वुंड की पूरी थ्योरी मैंने कराई हुई है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस यूनिट फर्स्ट की प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी ऑल वीडियोस को देख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है एनालिसिस ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट्स, ऑप्शन 2 हायर मेंटल प्रोसेस, ऑप्शन सी द टोटलिटी ऑफ साइकोलॉजिकल फेनोमेना एंड ऑप्शन नंबर डी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर ई साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। वुंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्टडी इनकी इसके बारे में बताना है इसमें से कौन कौन सी थ्योरी के बारे में कौन कौन सी अपने थ्योरी में इन्होंने कौन कौन से टर्म के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ADNE ओनली, एनालिसिस ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट्स। उसके बाद में सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बारे में सबसे पहले वुंड ने ही बताया था, और साथ ही साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन साइकोलॉजिकल टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सो वुंड की थ्योरी को आप ध्यान से पढ़ें, मेरी वीडियोस में भी आप इसको देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। और गहनता प्रत्यक्षण में किस प्रकार के बिंब प्रयुक्त किए जाते हैं? परसेप्शन की थ्योरी भी आपने पढ़ी होगी, ये भी परसेप्शन भी हमें 12th लेवल से ही स्टार्ट करा दिया जाता है। सो आई थिंक आपने इसका राइट आंसर आपने किया होगा, आपको इसका आंसर पता भी होगा। इसका जो राइट आंसर है गहनता प्रत्यक्षण, ये 3D जो गहनता होता है, गहराई का जो होता है प्रत्यक्षण, वो 3D पे काम करता है, तो इसलिए त्रिविमीय बिंब यहाँ पे इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। अ रिसर्चर इज स्टडिंग ग्रुप प्रोसेस of software startup developers by staying with them and like them for 6 months. Which of the following is used by her? यहाँ पे एक रिसर्चर के द्वारा एक टेक्निक को अपनाया जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? ग्राउंडेड थ्योरी, एथनोग्राफी, नैरेटिव एनालिसिस एंड फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च। ये आपका सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है, और अभी मैंने इस टॉपिक को अभी हाल ही में मैंने कंप्लीट किया है, सैम्पलिंग से पहले इसी यूनिट को मैंने कंप्लीट किया हुआ है। सो आई होप आपको इसका राइट आंसर पता होगा। यहाँ पे ये जो रिसर्च है वो एथनोग्राफिकल रिसर्च ही कही जाएगी। सो एथनोग्राफिकल रिसर्च इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। गुणांक अल्फा के बारे में निम्न में से क्या सही है? ये भी रिसर्च और स्टैट्स का ही क्वेश्चन है। गुणांक अल्फा के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, यह समानांतर एकांशों के परीक्षण की निम्नतर सीमा है, यह समानांतर एकांशों के परीक्षण की उच्चतर सीमा है, यह अर्धविभाजन विश्वसनीयताओं के कुल योग का औसत है, और यह अंतः एकांश सहसंबंधों से स्वतंत्र है। इसमें से हमें कोडिंग करना है कौन कौन सा गुणांक अल्फा के बारे में राइट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यह अर्धविभाजन विश्वसनीयताओं के कुल योग का औसत है, ये चीज़ जो है वही गुणांक अल्फा को ये डिफाइन करता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। Which one of the following attitude scaling methods is especially unsuitable for scaling a large number of attitude statements? ये आपका यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है, जो कि आगे हम अभी करने वाले हैं। पेयर्ड कंपैरिजन, इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स, समेटेड रेटिंग्स एंड सक्सेसिव इंटरवल्स। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेयर्ड कंपैरिजन जो है वो, इसके लिए इसका ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नांकित में से किसे गरीबी के अंतर का सही उत्तर माना जाता है? अमीर और गरीब के बीच का अंतर, विकसित और विकासशील देश के बीच का अंतर, गरीबी की रेखा तथा गरीबी की इस रेखा के नीचे जीने वाले सभी व्यक्तियों की वास्तविक आय स्तर में अंतर, या फिर विकसित देशों के बीच आधारभूत संरचनाओं की सुविधाओं में अंतर। सो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आप सबको पता होगा, ये 10th लेवल, ये हम बिल्कुल स्कूलिंग से ही पढ़ते आ रहे होते हैं। जनसंख्या गरीबी पर हम ऐसे लिखते आ रहे होते हैं। तो आई होप आपको इसका राइट आंसर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये पता होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भी मैं बता देती हूँ, अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं हो तो इसका राइट आंसर जो होगा वो गरीबी की रेखा तथा गरीबी की इस रेखा के नीचे जीने वाले सभी व्यक्तियों की वास्तविक आय स्तर में अंतर जो है वही गरीबी के अंतर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। कौशल की संचेतन संस्मृति के बिना प्रतिधारण और प्रवृत्ति क्या कहलाता है? प्रतिमा परक स्मृति, प्रच्छन्न स्मृति, सुव्यक्त स्मृति एंड अर्थपरक स्मृति। यहाँ पे अगर ऑप्शन जो है वो इंग्लिश में भी दिए होते तो मैं आपको इसको डिफाइन करती हुई चलती, क्योंकि बिल्कुल शुद्ध हिंदी में यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉपर हर क्वेश्चन को मैं डिफाइन नहीं कर रही हूँ। और ये मेमोरी का क्वेश्चन है, आगे जब हम मेमोरी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रच्छन्न स्मृति। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी का ये वर्ड दिया हुआ है। सो मेमोरी के दौरान हम मेमोरी के साथ हम इन सारे टाइप्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो प्रच्छन्न स्मृति हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। ऐसे मानसिक शॉर्टकट जो समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है का प्रयोग करते हुए निर्णय करना। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को अगर अच्छे से पढ़ा होगा, इसका आंसर आपको पता होगा कि ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वानुभाविक शोध प्रणाली, ह्यूरिस्टिक मेथड्स जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले एक प्रॉब्लम पर एक चीज़ पर पहले फोकस किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान के दर्शन की वह शाखा है जो अस्तित्व के प्रणत से संबंधित है? आई डोंट थिंक मुझे ये बताने की आवश्यकता है, मैंने अपनी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है और एक एक स्कूल के बारे में मैंने डिफाइन किया हुआ है। फर्स्ट यूनिट का ये क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्तामूलक और व्यष्टि विज्ञान। ये इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, एपिनेफ्राइन संबंधी सेस्टर एंड सिंगर द्वारा किए गए प्रसिद्ध प्रयोग में भावनाओं को क्या नियंत्रित करता पाया गया? केवल अवबोधात्मक संकेत, केवल सामाजिक संकेत, संज्ञानात्मक मूल्यांकन और मनोशारीरिक मूल्यांकन दोनों, या फिर संज्ञानात्मक और सामाजिक मूल्यांकन दोनों? तो यहाँ पे सेस्टर एंड सिंगर ने एक प्रयोग किया था एपिनेफ्राइन से रिलेटेड और यहाँ पर उन्होंने पाया था कि ये जो संज्ञानात्मक मूल्यांकन और मनोशारीरिक मूल्यांकन जो है वो दोनों ही भावनाओं के नियंत्रण में काम करता है। सेस्टर सिंगर की थ्योरी आपने ग्रेजुएशन लेवल से ही पढ़ी होगी, ग्रेजुएशन में भी आपने पढ़ा होगा, मास्टर्स में भी पढ़ा होगा। सो ये बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन है। इसका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा। इन्होंने कॉग्निटिव थ्योरी इसकी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। रोलो मे द्वारा दिए गए सिद्धांत में व्यक्तित्व विकास के चरणों को सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन हर साल ही रिपीट होता है। इधर अगर हम 3-4 साल की बात करें तो ये क्वेश्चन हर साल हर पेपर में हर एग्ज़ाम में हमें ये बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन ये हमें दिखता है। तो अगर आप इस बार भी इस क्वेश्चन को रॉन्ग करके आए हैं तो अब आप इसको बिल्कुल आप याद कर लें। इसका जो इसको मैंने अपनी थ्योरी में भी अपनी वीडियोज़ में भी मैंने बताया हुआ है। रोलो मे की थ्योरी को ओपन करके आप वहाँ पर मेरी वीडियो देख सकते हैं। मैंने एक एक स्टेप के बारे में मैंने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ पे इसका जो राइट सीक्वेंस होगा वो हो जाएगा ABCD। सबसे पहले मासूम या निष्कपटता हो जाएगा, उसके बाद में विद्रोही या बगावत हो जाएगा, इसके बाद में स्वयं की सामान्य चेतना हो जाएगी, उसके बाद में स्वयं का सर्जनात्मक चेतन हो जाएगा। ये इसका राइट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एडल्ट न्यूरॉन्स रिले हैविली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका यूनिट 4 का क्वेश्चन है और ये जो एडल्ट न्यूरॉन्स होता है वो किससे रिलेटेड होता है? सो ये ग्लूकोज से रिलेटेड होता है। ये यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है तो ये A ओनली ही इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एटीट्यूड मेजर दैट प्लेसेस अ सिंगल एडजेक्टिव इन द सेंटर ऑफ एन इवन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये भी आपका थर्ड यूनिट का क्वेश्चन है। मीन सिलेबस से बाहर का कुछ भी नहीं पूछा गया है, सब आपके सिलेबस में ही दिया हुआ है। और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बारे में पूछा गया। इवन नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें किस स्केल में देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टेपल स्केल। आगे जब हम थर्ड यूनिट को क्लियर करेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगी। फिर भी स्केलिंग को भी आपने ग्रेजुएशन लेवल एंड मास्टर्स लेवल पर भी आपने पढ़ा भी होगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। चारित्रिक की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं शक्ति के 4th A वर्गीकरण में शामिल हैं? सृजनात्मक, क्षमा, प्रतिस्पंदन, विवेकशीलता। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A, B एंड D। सृजनात्मकता, क्षमा एंड विवेकशीलता, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी चरित्र निर्माण में ये चीज़ें मायने रखती हैं, किसी के भी डेवलपमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। ये पैसेज वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है, उससे रिलेटेड यहाँ पे 5 क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है। और यहाँ हम देखते हैं कि एक शोधकर्ता ने बुद्धि परीक्षण A, बुद्धि परीक्षण B और विद्यालय के प्रकार रूरल एंड अर्बन, ग्रामीण एंड शहरी तथा अंतर्विवेकशीलता को प्रासूचक के रूप में उपयोग कर शैक्षिक उपलब्धि की भविष्यवाणी करना चाहिए। मीन्स यहाँ पे जो रिसर्चर था उसने आईक्यू टेस्ट किया। आईक्यू टेस्ट को उसने 2 पार्ट में बांटा, आईक्यू टेस्ट A एंड आईक्यू टेस्ट B। वहाँ पर अलग अलग स्कूल के बच्चे लिए, बच्चों को भी 2 भाग में बांट दिया, रूरल एरियाज़ के बच्चे और अर्बन एरियाज़ के बच्चे। उसके बाद उन्होंने आज तक जो अचीवमेंट थी, उनकी शैक्षणिक उपलब्धि थी और आईक्यू टेस्ट पे भी जो रिज़ल्ट आया उसके अकॉर्डिंग जो रिसर्चर था उसने उसकी आगे की प्रिडिक्शन करनी चाहिए कि बच्चा किस क्षेत्र के बच्चे आगे जाएंगे या फिर क्या उसका रिजल्ट होगा। इस तरह का एक वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया। उन्होंने बहुप्रतिगामी विश्लेषण का उपयोग किया और उन्होंने सभी चरों पर 200 विद्यार्थियों के संबंध में डेटा उन्होंने कलेक्ट किया। मीन्स 200 बच्चों पर उन्होंने रिजल्ट अपना एक्सपेरिमेंट करा। OLS आकलन का उपयोग भी किया गया और संपूर्ण प्रतिरूपक हेतु F जो निकला वो निकला 8.9 और ये जो है ये बिल्कुल भी ये जो सिग्निफिकेंट लेवल था वो था 0.1 पर। और आकलन विश्लेषण में ITB सार्थक प्राक्सूचक नहीं था। सो यहाँ पे समविसारिता का संकेत मिला और यहाँ पे ये बतलाया भी गया है। तो अब इसी से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि इस पैराग्राफ में R2 द्वारा किसे सूचित किया गया है। तो यहाँ पे 64 बतलाया गया है, ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया है, इसलिए 64% प्रसरण की वेरिएंस की व्याख्या करता है। ये A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ DF डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर F फॉर द इंटायर मॉडल। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, इसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है 195, 199। यहाँ पे NTA ने इसके 2 आंसर्स बतलाए हैं A एंड C, 4 और 195, 4 और 195, क्योंकि ये दोनों रिपीटेड हैं। इसलिए अगर आपने A लगाया है तो भी सही है, आपने अगर C लगाया है तो भी आपका आंसर सही है, क्योंकि ये दोनों सेम यहाँ पे रिपीटेड है। तो 4 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो 4 हो जाएगा और जो F होगा वो 195 हो जाएगा। वो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके मार्क्स भी आई थिंक आपको मिल गए होंगे, क्योंकि ऑप्शन में 2 चीज़ें रिपीट, 2 ही आंसर रिपीट है, इसलिए आई थिंक आपको इसके मार्क्स भी मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
ITB की महत्वहीनता का सार्थक नहीं होने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। मीन्स यहाँ पे ये कुछ ये इन्होंने अपना जो हाइपोथेसिस बनाया था वो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं हुआ था, और यहाँ पे इसका जो रीज़न बताया गया है वो है बहुसंरेखता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट residual variance in the passage? It is correlated with predictor variable, it is correlated with criterion variable, it is systematically distributed, it is randomly distributed. यहाँ पे क्या चीज़ यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा इट इज़ रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों को सेलेक्ट किया गया था 200 सैंपल लिए गए थे, उनको रैंडमली ए और बी में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 हम देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल इज टाइप ऑफ स्कूल इन द पैसेज? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डमी वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है किस तरह का वेरिएबल है, अलग अलग टाइप्स के टाइप ऑफ स्कूल, इस पैसेज में जो टाइप ऑफ स्कूल बतलाया गया है वो किस तरह का वेरिएबल होगा, तो ये यहाँ पे डमी वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल भी मैंने डिफाइन किया हुआ है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हम देखते हैं। यहाँ पे पैसेज चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर एक नया पैसेज दिया गया है और इस पे 5 क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो हम पहले पैसेज को देख लेते हैं। एक मनोविज्ञानी ने सौहार्द और सक्षमता मापनी विकसित की। मापनी विकास के भाग के रूप में उन्होंने 20 मदों को रखे जाने हेतु 25 मदों का कारक विश्लेषण किया। उन्होंने अन्वेषी कारक विश्लेषण EFA को चुना। बार्टलेट परीक्षण में उनका इतना रहा 37.8 और जो सिग्निफिकेंस लेवल था 0.001 रहा। संपूर्ण कैसर मेयर ऑकलिन परीक्षण जो है वो KMO जो है वो 0.89 रहा। घटक प्राप्त करने के लिए उन्होंने मुख्य घटकीय विश्लेषण PCA का उपयोग किया। प्रथम 8 आइगन वैल्यूज क्रमशः 9.9, 6.5, 1.6, 1.00, 0.85, 0.83, 0.82 एंड 0.79 प्राप्त हुए। उन्होंने स्क्री प्लॉट के आधार पर खंडों को रखा तथा वेरीमैक्स मानदंड का चक्रावर्तन किया। 3 मदों ने प्रतिकूल लोडिंग को दर्शाया तथा 18 मदों ने केवल किसी एक ही कारक पर लोडिंग हुई। बचे हुए मदों की किसी भी कारक पर लोडिंग नहीं हुई। तो अब इस पैसे से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे प्रोमैक्स और वेरीमैक्स से भी ये भी टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे इस पर जो क्वेश्चन बेस्ड है वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। उपयुक्त अध्ययन में बार्टलेट परीक्षण के परिणाम संकेत को कहते हैं कि समष्टि सहसंबंध मैट्रिक्स सारूप्यता मैट्रिक्स नहीं है। समष्टि सहसंबंध मैट्रिक्स सारूप्यता मैट्रिक्स है। प्रतिदर्शन सहसंबंध मैट्रिक्स सारूप्यता मैट्रिक्स नहीं है और प्रतिदर्श सहसंबंध मैट्रिक्स सारूप्यता मैट्रिक्स है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समष्टि सहसंबंध मैट्रिक्स सारूप्यता मैट्रिक्स नहीं है। दिस इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गैजर-गटमैन मानदंड का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त अध्ययन में कितने कारक रखे जाएंगे? NTA के द्वारा इस क्वेश्चन को गलत बताया गया है, इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया है। आपको इसके मार्क्स मिल गए होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। कैसर मेयर ऑल्किन परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह प्रतिचयन पर्याप्तता का परीक्षण है। इसकी लक्षणीयता सार्थकता के निर्धारण हेतु काई वर्ग काई स्क्वायर का उपयोग किया गया है। 0.5 से कम मान वांछनीय है। लघु आंशिक सहसंबंध से उच्च KMO होता है। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
यहाँ पर कोडिंग भी दे रखा हुआ है। BCND मीन्स इसकी लक्षणीयता सार्थकता के निर्धारण हेतु का स्क्वायर का उपयोग किया गया है। एंड 0.5 के क्रम मान वांछनीय है और लघु आंशिक सहसंबंध के उच्च KMO होता है। ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, A and D ओनली। यह प्रतिचयन पर्याप्तता का परीक्षण है और लघु आंशिक सहसंबंध से उच्च KMO होता है। ये ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, प्रतिकूल लोडिंग वाली 3 मदों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उनकी उत्कृष्ट वैधता है, 2 सैद्धांतिक रूप से उत्कृष्ट मद है, मापनी की विश्वसनीयता असंतोषजनक है, इन मदों को अंतिम मापनी में नहीं रखा जाना चाहिए। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो ये है लास्ट वाला, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इन मदों को अंतिम मापनी में नहीं रखा जाना चाहिए। सो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। उपरोक्त अध्ययन में प्रथम अचरणित कारक कितने प्रतिशत प्रसरण की व्याख्या करेगा? सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 39.6 इसका राइट आंसर होगा। सो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है सितंबर 2020 या जून 2020 का UGC नेट साइकोलॉजी का पेपर। यहाँ पे फुल क्वेश्चंस कंप्लीट 1 to 100 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर देखा और आई होप आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस अपलोड काफ़ी देर से क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं और साथ ही साथ में आंसर्स को भी इस तरह से बताया जाता है जो कि बहुत सारे बच्चे आंसर की को देखकर राइट आंसर को समझ भी नहीं पाते। सो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर भी करें और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, आपके कोई भी सुझाव हो तो उसके लिए आपका वेलकम है। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मेरी मेल आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन एनालिसिस 2020 कंप्लीट होता है। सो आगे हम हमारे टॉपिक्स को हम आगे